इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये मैंने पहले जो एग्जांपल्स कवर कर रहा था मैं उसमें कवर नहीं किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में, मेरे ख्याल से जब से हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में आए और उसके बाद अनलॉक भी हो गया है, बहुत लोग घरों से जाना नहीं चाहते हैं बाहर, मार्केट्स में ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट themselves in their houses for various reasons and which is good also to some extent। वो लोगों के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज बिकम बूम, एक वरदान बन गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओनली ऑपरेट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक वे in which the products can be ordered over a platform and the payment can be made on another platform which is integrated with the first one, और आसानी से आप सामान आपके घर तक आ जाए। तो एक EFT POS जो ये नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल। इसको पूरा इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें दो तीन तरीके की चीजें हैं कि एक कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या सेविंग्स अकाउंट से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट से फंड्स उठ करके किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं वाया अ क्रेडिट कार्ड, अ डेबिट कार्ड और अ सेविंग्स अकाउंट। तो ये एक बहुत आसान सुविधा है जो आप घर बैठ करके लोगों के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका एक जो बड़ा फॉर्म है वो डिजिटल वॉलेट्स भी आ गई हैं, एयरटेल मनी है, पेटीएम है, पेज़ैप है, बहुत सारी और चीजें हैं जो इसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत पॉपुलर है एक तरीके से। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में खास तौर पे जब पेमेंट्स की बात हम लोग करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स की बात करते हैं, तो बहुत इजीली 100 रुपए 50 रुपए से लेकर के लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं और केवल एक पिन या एक कोई ओटीपी या इस तरीके की चीजें हम लोगों को करनी होती है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा फंड आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आप किसी दुकान पर चले जाइए, वहां पर भी आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, यू गिव योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो एक मशीन में पंच करेगा, आपसे एक पिन डलवाएगा and the money is transferred from your debit card, credit card or savings account to somebody's bank account, right? तो वो एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है जिसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल इसलिए बोलते हैं वहां पे वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, वो टर्मिनल जिस अकाउंट से एसोसिएटेड है उस अकाउंट में पैसे चले गए। तो दिस इज द वे पेट्रोल पंप्स पे आप देखते हैं। और दूसरा तरीका ये हो गया है कि आजकल आप पेटीएम में कोड स्कैन करते हैं या दुकान फोन नंबर डालते हैं एंड यू मेक अ पेमेंट, उसमें आपका एक पिन उसमें भी होता है, वो पिन डालते हैं आप और पेमेंट जो है आपके पेटीएम वॉलेट से या पेटीएम वॉलेट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से उठ करके दूसरे के बैंक अकाउंट में चली। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देखते हैं कि EFT POS या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की यूज। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ओवर द इंटरनेट आल्सो हेल्प्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, या मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं या पेटीएम यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा इनेबल्ड ऑन इंटरनेट है और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। और 24/7 you can buy products, making payments over the internet. Just one thing that you need a smart device. It can be a mobile phone, computer, laptop, whatever it is, and you need internet. With these two things, you can easily make payments over the internet, and the businesses they are very comfortable in receiving payments. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट टचिंग नोट्स, आज के एनवायरनमेंट में तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है कि हम लोग बहुत आसानी से, बहुत छोटे छोटे दुकानदार भी इन चीजों को रखने लगे हैं और काम करने लगे हैं कि उन लोगों को भी ज्यादा कैश में हैंडल नहीं करना। इसके अलावा मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बहुत सारा कम्युनिकेशन इंटरनली, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अंदर ही बहुत सारा काम हो रहा है। तो उसके अंदर देखिए कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ नेटवर्क हार्डवेयर की जरूरत होती है फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर्स, तो कई तरीके के सर्वर्स इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल सर्वर इज वन थिंग, दिस इज डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ शेयरिंग डिस्क स्पेस, फाइल्स एंड समटाइम्स द प्रिंटर। तो इसको देखिए कि एक प्रिंटर के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे, एक फाइल निकल करके आपके प्रिंटर की तरफ जाती है,
तो इसको आप फाइल सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं, राइट? तो when you are accessing programs and files through your computer, file server helps you to locate them. Print server, so printing tasks जो होते हैं वो print server के थ्रू मैनेज, राइट? तो एक एनवायरनमेंट, नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक प्रिंटर आपने लगा दिया, उस प्रिंटर से 15 कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स, 100, 500 कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक प्रिंट सर्वर की जरूरत है, तो प्रिंट सर्वर कैन बी देयर. मेल सर्वर, the computer which receives, distributes and stores electronic mail, email for different users. और बड़े एनवायरनमेंट में जैसे एक ऑफिस के अंदर 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वहां मेल सर्वर की इंपॉर्टेंस है. तो वेब सर्वर इज वन टाइप ऑफ मेल सर्वर which talks about stores and serves web pages to users on either internet or intranet or internet. आप देखिए बहुत सारी ईमेल्स आती है जिसके अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, कोई पिक्चर लगी हुई है, कोई डिजिटल एड है, कुछ है, वो वेब पेजेस में कन्वर्ट करके वेब सर्वर आपको भेजता है मेल के. प्रॉक्सी सर्वर, दिस प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर acts as a temporary store for data moving between LAN and other network like internet. तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो तो वेब सर्वर के थ्रू चली जाएगी मेल सर्वर में, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर भी लगाया जाता है जिसके लिए जो कम्युनिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रही है. जैसे मैं अपनी कंपनी के अंदर काम करता हूं, अपने कंपनी के मेल अकाउंट से अपने पर्सनल जीमेल या याहू मेल को मेल भेजता हूं, तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज. So you are able to differentiate between the traffic that is flowing within the organization and from the organization to outside organization or from outside organization to inside organization. तो ये प्रॉक्सी सर्वर्स है. इस तरीके से ये देखिए एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसको जरा ज्यादा आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ये अलग अलग तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें जो स्टाइल्स हैं वो इस तरह से क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, बस एनवायरनमेंट, रिंग एनवायरनमेंट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है. इस तरीके से भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दे कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद दीस नेटवर्क टोपोलॉजिकल मॉडल्स. ये एक बार आप देख सकते हैं. Issues related to communication system. Now this is the last portion that we are covering for. क्या challenges हो सकते हैं जब आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करते हैं जिसके अंदर आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ. यूसेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू शेयर नॉलेज, नॉट जस्ट डेटा. द मेन रोल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू शेयर नॉलेज, नॉट द डेटा. दैट इज व्हाई जब मैं शुरू से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं. डेटा इज आज की सेल 4 लाख रुपए हुई, दिस इज डेटा. या मैंने एक लिस्ट बना दी 1 तारीख से 15 तारीख तक रोज कितनी सेल हो रही है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बना के आपको दी. दिस इज जस्ट डेटा. दिस इज नो नॉलेज, दिस इज नो इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज दैट योर सेल्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम फर्स्ट डे टू द 15th day. Your sales have gone up from first day to 15th day. This is information. Knowledge. Analyze this data. Go inside the details of the data and see कि 1 लाख से 2 लाख कैसे हुई, 2 लाख से नीचे कैसे आई, 3 लाख से ऊपर कैसे गई. What are the reasons behind it? एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ के अंदर वो डेज आइडेंटिफाई करिए, उसकी रूट कॉज एनालिसिस करिए कि किन वजहों से सेल बढ़ी या कम हुई, और उन वजहों को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करिए अपनी लीडरशिप को कि these are the reasons for which sales have gone up and sales have gone down. ये है नॉलेज. ये हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में. केवल डेटा की एक टेबल बना करके दे देने से कोई खास हेल्प कम्युनिकेशन सिस्टम के यूज से नहीं. कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नॉलेज शेयर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, डेटा शेयर करने के लिए. इंफॉर्मेशन बनाइए डेटा. व्हेन द डेटा बिकम्स यूजफुल इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. व्हेन इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस इट बिकम्स नॉलेज. तो डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इंफॉर्मेशन मेक्स डेटा यूजफुल, नॉलेज facilitates, enables the leadership to take decisions using the information. This is what is knowledge. Messaging system से भी बहुत सारे issues को relate होते हैं. जितना ज्यादा हम communicate करते हैं उतना ज्यादा issues बनते हैं.
तो जैसे फॉर एग्जांपल ideas delivered by this means appear less forceful and caring than ideas delivered personally. एक कम्युनिकेशन सिस्टम की परेशानी ये है कि आप ईमेल लिख दीजिए, इंस्टेंट मैसेजिंग कर दीजिए, किसी को व्हाट्सएप भेज दीजिए, उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं मिलता जब तक जो कि आप पर्सनली खड़े होकर किसी को फेस टू फेस मीटिंग में देते हैं. That idea becomes more effective in terms of delivery. क्योंकि व्हाट्सएप पे तो दिन भर में 100 लोग मैसेज करते हैं, बिजनेस वाला भी मैसेज करता है, हस्बैंड वाइफ मैसेजेस करते हैं, बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, फैमिली के ग्रुप्स बने हुए हैं. I can ignore your message, I can forget your message. So the delivery effectiveness becomes high when it is delivered face to face. The delivery effectiveness of a message becomes high when it is delivered face to face. This is one very important challenge of messaging systems. Danger of being misinterpreted. देखिए, आप जब किसी को ईमेल लिखते हैं या मैसेज करते हैं तो ना उसमें इमोशन होता है, ना उसके अंदर आपका कोई आईक्यू लेवल दिख रहा होता है. जो आदमी उसे रीड करता है वो अपने आईक्यू लेवल से, अपने इमोशन से, अपने सिचुएशन से उसको रीड करता है, और हो सकता है कि वो आपके मैसेज को ठीक तरीके से ना समझ पाए. और अगर वो आपके मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाया तो वो आपके मैसेज को मिसइंटरप्रेट कर देगा. He can mislead he can redirect the information in the wrong direction, or he can probably ignore your information after misinterpreting. और वो अगर important critical information है तो दिक्कत हो जाती है. Relationships. Communications via electronic means restrict relationships at the interpersonal level, social level. देखिए, जो आप ईमेल पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस ही क्यों ना, एक तरीके से आपकी रिलेशनशिप को वीक कर देते हैं. रिलेशनशिप्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू मीट फेस टू फेस. आज की सिचुएशन देखिए, हम स्टूडेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं. इसकी वजह से कम्युनिकेशन वीक ही हो गया है. स्टूडेंट्स असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, मुझे फोन करना पड़ रहा है, कई बार वो फोन भी नहीं उठाते. तो इससे हमारी रिलेशनशिप्स वीक होती हैं. जो पावर ऑफ रिलेशनशिप है, दैट लाइज इन द इंटरपर्सनल सोशलाइजेशन. एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातचीत करने से इंफॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांगली कम्युनिकेट होती है. हालांकि ये भी एक मिथ बताया जाता है, इसे भी बस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए, बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए. इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर हम लोगों को बातचीत करने के लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ये कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार एक कोई इंपॉर्टेंट मेल मैंने भेजी, उसमें कोई एक लाइन, एक शब्द ऐसा लिखा है कि ऑटोमेटिकली ईमेल बॉक्स जो है उसको रीड करके उसे जंक मेल्स में या स्पैम में डाल देता है. ईमेल अपने आप भी ऑपरेट करता है, वो अपने आप भी देखता है. वेब सर्वर जो होता है, प्रॉक्सी सर्वर जो होता है, वो देखता है अगर इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है या बहुत रूटीन वर्ड्स नहीं है कम्युनिकेशन के, तो उसको उठा करके वो किसी दूसरे में डाल देता है. राइट. तो इस तरीके की चीजों को भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में ये चीजें भी चैलेंज बन जाती हैं कि मेल आपको मिल गई लेकिन वो आपके स्पैम में चली गई या आपके जंक फोल्डर में चली गई. इंप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग. इंप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग. देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कैशलेस सोसाइटी या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या सेविंग्स बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर पेटीएम वगैरह से पेमेंट करने में डरते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो परेशानी खड़ी होती है इस इंटरनेट ट्रेडिंग से. एक तो होती है सिक्योरिटी, कि आपका काफी इंफॉर्मेशन जो है वो इन वेबसाइट्स, इन एप्लीकेशंस के ऊपर स्टोर होता है, और ये इंफॉर्मेशन उन कंपनीज के अंदर कहीं सर्वर्स में स्टोर होती है, और आप मेरे जैसे एम्प्लॉइज ही उन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं और काम करते हैं. तो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, कि आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी या आपकी कोई और इंफॉर्मेशन बाय चांस कहीं गलती से सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो गया तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी. ये एक बड़ा खतरा हम लोगों को देखने में आया कि ऐसा हो सकता है. दूसरा जो है कि जो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में या EFT POS टर्मिनल्स में या और जगहों पर, और फिर इसके कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट्स नहीं हो पाती. तो क्रेडिट कार्ड का एक जो सिस्टमेटिक
ट्रांजैक्शन होता है वो ये होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अपना, तो बैंक आपके बिहाफ पर जो वेंडर है, जो दुकानदार है, उसको पेमेंट कर देते हैं। Then it is your responsibility to pay that money back to the bank. बट अगर मैं उस पेमेंट को न करूं बैंक को और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लूं, तो बैंक पर बोझ बढ़ जाता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड यूज करके इंटरनेट ट्रेडिंग का जो एक फैशन है, इससे कई बार बैंक्स को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि कई बार उनके वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स नहीं होते हैं और बिल्कुल नहीं हो, और उसके बाद उनको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है कि अब ये पैसा मुझको नहीं मिले। तो डेट लेवल्स जो हैं, जो उधार के जो लेवल्स हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो बहुत बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर। ये मैंने आप लोगों से पहले भी बातचीत की। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने लोन ले लिया और उसके बाद आप उसका पेमेंट नहीं कर। तो ये चीज जो है, ये इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनेट ट्रेडिंग के, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोग भी डरते हैं और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर्ड है, इसके लीक होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट न होने से डेट लेवल्स बढ़ जाते हैं। कमर्शियल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ओवर द इंटरनेट, जो ई कॉमर्स है, इसमें कई जो कंपनीज और कई बिजनेसेस हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कई बार आप ये देखेंगे कि जो सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट है ओवर द इंटरनेट, वो बहुत वीक होता है। बहुत वीक होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद 15-20 दिन हो गए और आपका सामान नहीं आ रहा है आपके पास। तो होता क्या है कि वो जो आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बट आप इंटरनेट के थ्रू लॉजिस्टिक्स से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि वेयर हाउस नहीं है आपके पास, अच्छे दुकानदारों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ताकि आपको माल जो है लोकल कहीं से उठा करके तुरंत भेजने में आसानी हो। तो अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट को देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में छोटे मीडियम जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, छोटे दुकानदार लोकेलिटीज में भी उन्होंने एंगेज कर लिए हैं कि भाई अगर हमको ऑर्डर मिलेगा दिल्ली के अंदर, तो हम दिल्ली की किसी मार्केट से उठा करके वो सामान पहुंचा देंगे। तो इससे क्या होता है, टाइम रिड्यूस होता है। और उन दुकानदारों को भी उन्होंने अमेज़न की एक एप्लीकेशन बना करके दे दी है कि भाई आपको ऑर्डर आएगा तो ऐसे आएगा, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन किया हुआ है कि कहां से ऑर्डर आएगा, तो किस दुकानदार या किस लोकेलिटी में जाएगा, फिर वहां से वो पैक वैक होगा, फिर लॉजिस्टिक्स वाले को आपको बोलना है कि भाई, वो भी इंटरनेट पर ही उसको मैसेज मिलेगा कि भाई वो अपना स्कूटर लेकर के उस दुकान पर पहुंचे, सामान पैकिंग को उठाए और सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में पहुंचाए, फिर सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस वाया, ये सब कुछ इंटरनेट पे ही आपका प्रोटोकॉल डिफाइंड है और सब इंटरनेट को देख करके ही काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं करती हैं सप्लाई चेन में, और कंज्यूमर्स को फाइनली प्रॉब्लम होती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की वीकनेस की वजह से, चाहे वो वेंडर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को समझ नहीं आता हो, या ठीक से कनेक्टेड ना हो, इंटरनेट सर्विसेज अच्छी ना हो आपके इलाके में, there can be multiple reasons behind it, but these are the commercial implications of trading over the internet. Censoring of content on the internet, ये एक बहुत क्रिटिकल इश्यू बनता जा रहा है। जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट शेयर होता है, चाहे वो चैट रूम्स में हो, ईमेल्स में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो, वेबसाइट्स पे हो, न्यूज की वेबसाइट्स पे हो, ये एक और परेशानी बनती चली जा रही है बिजनेसेस के लिए भी और तरीके की लोगों के लिए भी, कि कोई कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके का कंटेंट कैसे शेयर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ किसी कंपनी का और मुझे परेशानी हुई उस कंपनी के साथ, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ या खराब प्रोडक्ट आ गया। मैंने उनको एक फीडबैक लिख दिया सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और उस मैसेज को बहुत सारे लोग देखते हैं। मैंने उसको एक ट्वीट कर दिया उस कंपनी को कि भाई आपका प्रोडक्ट टूटा हुआ निकला था, आई एम वेरी अनहैप्पी। अब ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 130-140 करोड़ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी के साथ जुड़ा हो सकता है। एक बड़े कई लोगों को 5-6%, 10% लोगों को ये परेशानी हुई, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको परेशानी नहीं हुई। तो वो 10% लोग या 2-4% लोग, और फिर उसके पीछे एक सीरीज बन जाती है कि लोग एक के पीछे एक इंफॉर्मेशन डालने लगते हैं कि नहीं ये भी खराब है, ये भी। सेंसरशिप, कोई कंट्रोल नहीं है रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर पोस्टिंग और
ऑन इंटरनेट। तो ये एक बड़ी परेशानी है कि कैसे रिस्पॉन्सिबली कंटेंट को यूज किया जाए इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो ये नाम जबरदस्ती भी कई बार ऐसा होता है कि अनड्यू एडवांटेज लेते हैं लोग और किसी कंपनी का नाम खराब कर देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करते हैं, किसी पर्सनालिटी का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। दिस इज so there is no control over content that is being shared over the internet। तो ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बड़ी परेशानी है। सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग डिटेल्स, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि जो ट्रांजैक्शंस आप डेली करते हैं ओवर इंटरनेट, यूजिंग योर बैंक अकाउंट, यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके स्टोर होती है इन सम फॉर्म। वो प्लेटफॉर्म, वो सर्वर, वो एरिया सिक्योर रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है। अभी आपने पिछले 2-3 सालों में कई बार पढ़ा होगा कि जो वीजा या मास्टर कार्ड था उसका काफी इंफॉर्मेशन, या एचडीएफसी के कई लाखों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लीक हो गई समहाउ। और ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन होती है कि पुराने एम्प्लॉइज या ओल्ड एम्प्लॉइज जो है वो आपके कई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक्सेस रखते हैं, तो वो किसी अंदर के एम्प्लॉय के साथ मिलकर के कुछ आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं और वो डेटा बाहर निकाल लेते हैं। तो एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की होनी चाहिए। एन्क्रिप्शन बोलते हैं कि जो डेटा लगा हुआ है उसको लॉक कर दिया जाए, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली लॉक कर दिया जाए, कोड कर दिया जाए, ताकि कोई भी जब उस डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश करे तो उसको डेटा ना मिले, कोडेड लैंग्वेज मिले। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो किन वेब ब्राउजर्स पे जाकर के हम पेमेंट कर रहे होते हैं, हमें देखना होता है कि वो ब्राउजर सिक्योर है कि नहीं, वो साइट जिस पर हम पेमेंट कर रहे हैं सिक्योर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं और कई सिक्योरिटी लॉक्स को तोड़ने में हैकर्स वगैरह बहुत नॉर्मली बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था रैंसमवेयर अटैक। रैंसम का मतलब होता है वो अपहरण करने के बाद फिरौती मांगना, फिरौती, रैंसम इज फिरौती। रैंसमवेयर अटैक हो गया। वो रैंसमवेयर अटैक कुछ नहीं होता है, आपको एक कोई मेल आ गई और उसमें लिखा है कि यहाँ पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि यहाँ पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। आपको लगा सच में मेरा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आपने ध्यान नहीं दिया, उस लिंक को क्लिक कर दिया। आपको पता नहीं था कि वो कोई मैलिशियस ईमेल है, कोई गलत सोर्स से आई है, वो कोई आपके आईटी ने नहीं भेजी, कोई ऑटोमेटिक मेल नहीं, किसी गलत आदमी ने भेजी थी आपको। रैंडमली वो अटेम्प्ट करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको ध्यान देना होता है कि वो क्या टाइप का ईमेल आया है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एक बग उठेगा उस लिंक के अंदर से और आपके कंप्यूटर के अंदर से होता हुआ पूरे नेटवर्क में घुस जाएगा, आपके पूरे इंटरनेट के अंदर घुस के, और बहुत सारी फाइल्स के ऊपर एक लॉक लगा देगा। मैंने जैसे बोला कोड कर देगा उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली। छोटा सा बग होता है, सेल्फ प्रोग्राम्ड बग होता है, बग बोलते हैं, BUG बग। और वो कुछ नहीं करेगा, एक कंप्यूटर के थ्रू पूरे के पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर देगा, किसी की फाइल नहीं खुलेगी, कोई फाइल नहीं खुलेगी पूरी कंपनी के अंदर जितनी देर तक उस वो नेटवर्क में रहेगा। उसके बाद ढूंढना पड़ता है कंपनी को कि अच्छा बग घुस गया है, फिर वो रोकते हैं उसको कि वो और आगे किसी दूसरी जगह डिस्कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को, कहां तक फैल गया वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। आपके ब्लड के अंदर कोई वायरस घुस गया तो वो धीरे 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 पैर से, टो से लेकर हेड तक पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं पर वो एक स्टॉप लगाता है कि अच्छा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर वो दवाई खिला दो तो यहाँ पर स्टॉप लग जाएगा, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा, एंटीबॉडी खिला दो या कुछ कर दो, मारने की कोशिश करो इसको। तो वो काट देते हैं नेटवर्क, अलग कर देते हैं, जितना नेटवर्क इन्फेक्ट हो गया उसको अलग कर देते हैं रैंसमवेयर वाले नेटवर्क को, नॉन रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्यों बोलते हैं? वेयर का मतलब होता है इक्विपमेंट, एक सामान, एक तरीके का ऑब्जेक्ट। अब वो लॉक हो गया, अब आप बैठे कि क्या करें क्या करें, इंटरनेट, इतने में आपको एक फिर फोन कॉल आएगा या ईमेल आएगा या कुछ आएगा कि भाई उनको तो इतने रुपए चाहिए और कुछ क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन वगैरह बोलते हैं, उतने हमको बिटकॉइन दे दीजिए तो हम आपका ये बग हटा दें। एंड समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू पे, sometimes if their engineers are not able to crack that ransomware up, they have to pay that money। ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें बैंकिंग डिटेल्स अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपका अकाउंट नंबर, आपके पिन्स, डेबिट कार्ड पिन कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे वो एग्जैक्टली डेटा फॉर्मेट में ना हो
डिजिटल फॉर्मेट में, कोडेड फॉर्मेट में कहीं ना कहीं है, दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा सिस्टम, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इस दुनिया में ऐसा है which is not hackable, which cannot be cracked, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोग कई बार ये चीजें सुनते हैं। दूसरा, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट बैंकिंग की वजह से या इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जिसमें लोगों की जॉब्स भी चली गई और वो रिप्लेस हो गई थ्रू इंटरनेट जॉब्स या आईटी जॉब्स ने रिप्लेस कर दिया उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने लगा है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कि आपको आईटी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से आईटी वगैरह काम करता है और कैसे हमको इंटरनेट पे काम करना है। तो ये चीजें जरूरी है बहुत। इंटरनेट बैंकिंग से एक और जो एक बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, वो ये हो गया है कि कई जगहों पर कई बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस क्लोज कर दी हैं या अपनी ब्रांचेस को वो लोग ऑटोमेटिक ब्रांचेस बना दिया उन्होंने, जिसमें बमुश्किल 1 या 2 लोग काम करते हैं और बाकी लोग जो है वो उसमें काम नहीं करते हैं। एंड यू जस्ट कम इनटू द ब्रांच, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, आपको चेक डालना है, ऑटोमेटेड सिस्टम में चेक डाल दिया, वो रीड करके अपने आप पहुंच गया, आप चले गए। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई और कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन भी कई बार बढ़ जाता है, खासतौर पे कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, पीपल आर नॉट प्रोन टू नॉन ब्रांच बैंकिंग। अभी भी आप देखिए लोग बैंक जाते हैं और लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में भी, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रिटायर्ड गवर्नमेंट पेंशनर्स। जिनको पेंशन आती है वो पेंशन लेने बैंक में चेक काट के लेकर के आते हैं। कई लोग नहीं जाते हैं, एटीएम कार्ड्स यूज नहीं करते हैं, दे आर नॉट वेरी accustomed to using these kind of IT related things. So ये ब्रांच रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए भी ये इश्यूज आने लगे। तो ये इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हो गए हैं, आप लोगों को देखने में आया इंटरनेट के, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम लोगों को चैलेंज करती हैं ड्यूरिंग आवर रूटीन डे, ऐसे ही वो बिजनेसेस को भी चैलेंज करती हैं। सो आई थिंक हम लोगों ने लार्जली सब कवर कर लिया है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। Thank you very much.